M2 U2 से चल रहा, टकराने के बाद M1 V1 से चलने लगा और M2 V2 से चलने लगा। ठीक है, समझना क्या करना। अगेन हम एक इक्वेशन तो लिख सकते हैं, मोमेंटम इक्वेशन। मोमेंटम इक्वेशन से अगर लिखोगे तो क्या दिखेगा तुम्हें, M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर होगी इसके M1 V1 प्लस M2 V2 के। ठीक है ना, ये एक इक्वेशन है। फिर दूसरा जो इक्वेशन, अब यहाँ पे क्या है ना, इनइलास्टिक कोलिजन में तुम एनर्जी कंजर्वेशन लगा नहीं सकते हो। मेन जो न्यूटन का काम था इसी के लिए था, न्यूटन का जो भी काम आया वो कहा आया, इधर के लिए ही आया। तो अगर एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते हैं तो न्यूटन का इक्वेशन लगा सकते हैं, फ्रॉम न्यूटन इक्वेशन। क्या लिखोगे, ये जो भी होगा कोलिजन, इसमें ई का कुछ वैल्यू होगा विच विल बी लेस देन 1। ई का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, लेस देन 1 होगा। और ई होता क्या है, ई होता है V2 माइनस V2 minus V1 by U1 minus U2। U2। ठीक है, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, इसको सॉल्व करोगे यहाँ से काम बच जाएगा तुम्हारा। ठीक है ना, बोलो। अब देखो अगेन यहाँ पर भी बुक देखोगे या कोई मतलब कहीं का नोट्स फॉलो करोगे तो यहाँ पर भी तुमको इक्वेशन बताकर बना के दिया रहेगा, फॉर्मूला याद करने का दिया रहेगा कि जो तुम्हारा V1 है वो कैसे निकाल सकते हो, V2 कैसे, V2 जो है वो कैसे निकाल सकते हो, इक्वेशन दिया रहता है। ठीक है ना, जैसे हमने पढ़ा था ना, मैंने बोला था कि इक्वेशन रखने का जरूरत नहीं है, वो याद रखने का कोई जरूरत नहीं है। मैंने उसको बोर्ड पे बस इसलिए लिखा था ताकि उसका यूज आ रहा था। यहाँ पे कुछ यूज नहीं है, जो फॉर्मूला ऐसे लिखा रहेगा ना, M1 माइनस M2 इन डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू U1, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है, दोनों के लिए लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन वही लिखेंगे, याद नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करना है और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके कोई भी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सारी बात समझ में, 1 2 को हाँ सॉल्व सर। करोगे हाँ मिल यस जाएगा फॉर्मूला। सर। लेकिन फॉर्मूला रटने का नहीं है, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। क्या करना है तुम्हें, इधर से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, कितना ही फॉर्मूला याद करोगे, अभी पढ़े होगे तीनों सब्जेक्ट, बहुत सारे फॉर्मूला हो जाएंगे, तो इसलिए इधर का कुछ फॉर्मूला याद नहीं करेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता है। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये जो भी तुम्हारा कोलिजन है, इस टाइप के कोलिजन में क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता है। और अगर एनर्जी लॉस होगा तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखना होता है। ठीक है, एनर्जी का लॉस होगा, साथ ही साथ इसका एक स्पेशल केस है जहाँ पे ई की वैल्यू 0 हो जाती है। इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन का एक स्पेशल केस है जहाँ पे ई की वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है, और वैसे कोलिजन को हम बोलते हैं प्लास्टिक कोलिजन। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, प्लास्टिक कोलिजन बोलेंगे। नोट में लिखना, प्लास्टिक कोलिजन। प्लास्टिक कोलिजन में क्या होता है, इन दिस केस पार्टिकल्स स्टिक टू ईच अदर, स्टिक टू ईच अदर आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद क्या होगा, पार्टिकल से स्टिक कर जाएंगे, और स्टिक करने के चलते क्या होता है, देयरफॉर वी सेपरेशन जो होता है ये 0 हो जाता है। वी सेपरेशन क्या होगा, 0 हो जाएगा, मतलब पार्टिकल टकराए, टकराने के बाद दोनों का मोशन एक साथ होने लगेगा, वी सेपरेशन 0 हो जाएगा। और जैसे ही वी सेपरेशन 0, दैट इज ई इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, ई 0 हो गया। और ऐसे प्लास्टिक कोलिजन के केस में ना तुमको एक इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, दैट इज मोमेंटम इक्वेशन, उसी से काम चल जाएगा। तो मोमेंटम इक्वेशन अगर लिखोगे प्लास्टिक कोलिजन के लिए तो इट विल बी M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर होगा M1 प्लस M2 इंटू भी के। और भी क्या है, दोनों का कॉमन वेलोसिटी है, दोनों अब चिपक गए, स्टिक कर गए एक दूसरे से, तो जो मास होगा फाइनल मास विल बी M1 प्लस M2। कॉमन वेलोसिटी चलेंगे भी, तो यहाँ से जो भी आएगा v विल बी व्हाट, v लिख सकते हो M1 U1 प्लस
m2 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। क्लियर है? हाँ सर। एक मिनट रुकना थोड़ा यार, ये बच्चा है जो बहुत सवाल भेज रहा है, मैं थोड़ा इसको कर दूं। केमिस्ट्री का प्रॉब्लम की है। हेलो। हाँ सर। हाँ, क्या बोल रहा था कि ये उसका स्पेशल केस है, इसको इंपॉर्टेंट रिजल्ट में भी रख लें। अब देखो, अगर इस केस में तुम्हें एनर्जी निकालना है, एनर्जी लॉस निकालना है कि कितना एनर्जी लॉस हुआ, तो कैसे निकालोगे? एनर्जी का वो जो भी लॉस है वो अगर कैलकुलेट करना है तो लिखना एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग प्लास्टिक कोलिजन। अगर प्लास्टिक कोलिजन हो रहा है तो उसमें कितने का एनर्जी लॉस होगा वो तुम डायरेक्टली निकाल सकते हो। समझो क्या हो रहा है कि पहले जो सिस्टम की एनर्जी होगी और बाद में सिस्टम की जो एनर्जी होगी, वो एनर्जी जो होगा ना, वो दोनों सेम नहीं होगा। जो एनर्जी पहले है, मान लो पहले एनर्जी कितना E1 है, बाद में एनर्जी है E2, ये जो दोनों वैल्यू होगा वो सेम नहीं होगा। सेम नहीं होता है तभी इसको क्या बोलते हैं? इनइलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। और उसका एक स्पेशल केस है जहां पार्टिकल चिपक जाते हैं, जिसको हम प्लास्टिक कोलिजन बोलते हैं। तो E1 और E2 बराबर नहीं है। और E1 और E2 को देखोगे तो E2 इज लेस देन E1, यानी कुछ एनर्जी लॉस हुआ है। तो कितने का लॉस हुआ है वो हमें कैलकुलेट करना होता है। तो अगर यहाँ पे देखोगे इनिशियल एनर्जी अगर कैलकुलेट करते हो बिफोर कोलिजन, एनर्जी बिफोर कोलिजन कितना होगा? अगर इसको मैं E1 से लिखता हूं तो इट विल बी हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। कोलिजन के पहले यही एनर्जी है, दोनों मास मास चल रहे थे E1 और U2 से। बाद में क्या हुआ? कोलिजन हुआ। तो एनर्जी आफ्टर कोलिजन अगर देखोगे, एनर्जी आफ्टर कोलिजन कितना हो जाएगा? इट विल बी E2, और E2 की जो वैल्यू होगी वो होगा हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर। है कि नहीं? होगा। अब इन दोनों हाँ में जो सर। एनर्जी एनर्जी है, ये कौन सी एनर्जी ज्यादा होगी? तो अगर लॉस निकालना चाहे E1। तो लॉस, U1 हाँ, लॉस में हमेशा क्या होता है? लॉस में हमेशा इनिशियल वैल्यू इज मोर देन फाइनल वैल्यू। तो इसलिए लॉस अगर कैलकुलेट करना है तो लॉस विल बी E1 माइनस E2। लॉस क्या होगा? E1 माइनस E2 होगा। पुट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, यह चीज है m1 E1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 U2 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करोगे v की वैल्यू प्रीवियस टर्म से पुट करके। प्रीवियस जो हमने v की वैल्यू निकाली थी ना, m1 u1 प्लस, सॉरी हाँ, m1 u1 प्लस हाँ m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, वो पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो एक आसान सा फॉर्मूला होता है, दैट इज हाफ m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इनटू u1 माइनस u2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये तुम्हारा लॉस है। ये क्या देगा तुमको? लॉस देगा। अब यहाँ पे एक टर्म देखोगे ना, तो ये जो टर्म है इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड मास। इसको क्या बोलते हैं? रिड्यूस्ड मास इज इक्वल टू m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। और यहाँ ये जो टर्म है ये है अप्रोचिंग वेलोसिटी, v अप्रोच अगर निकालोगे तो कितना होगा? E1 माइनस E2 होगा। और चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो v अप्रोच पहले हम देख लेंगे कि v अप्रोच में पार्टिकल एक दूसरे को मिल रही है, मतलब किधर की तरफ मोशन हो रहा है? मोशन एक ही डायरेक्शन में हो रहा है
या एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ प्लस भी आ सकता है और यहाँ माइनस भी आ सकता है, तो उसका ध्यान रखोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। क्योंकि वी अप्रोच ये जो है ना, ये पार्टिकल अप्रोच कर रही थी, तो जब दोनों एक डायरेक्शन में चलेंगे, इधर की तरफ चलेंगे, तो U1 माइनस U2 होगा, वो सही है। लेकिन अगर दोनों इस डायरेक्शन में चलेंगे ना, तो यहाँ पे क्या तुमको दिखेगा? प्लस दिखेगा। मतलब जब पार्टिकल एक डायरेक्शन में, दो अपोजिट डायरेक्शन में चल के टकरा करके, उस केस में अगर प्लास्टिक कोलिजन देगी ना, तो लॉस ज्यादा होता है, क्योंकि ये वैल्यू क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। और ये टर्म जो है, ये एक तरीके से इसको काइनेटिक एनर्जी से कंपेयर करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर, ऐसे ही होता है ना। तो अगर हाँ इस फॉर्म सर। में चेंज करते हैं ना, इस फॉर्म में चेंज करते हैं कि कितने का लॉस हुआ, तो ये हम लिखते हैं हाफ म्यू डी अप्रोच स्क्वायर। ठीक है ना, जहां म्यू क्या है तुम्हारा? रिड्यूस्ड मास है। म्यू क्या है तुम्हारा? रिड्यूस्ड मास है। और वी अप्रोच क्या है? यहाँ से जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कैलकुलेट करेंगे। तो ये दोनों ऐड भी हो सकता है, ये दोनों सब्सट्रैक्ट भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन देयर डायरेक्शन ऑफ मोशन, उसका ध्यान रखना है। समझ में आया? किसी को कोई हाँ दिक्कत? सर। हटा दे इसको, सर। प्रॉब्लम्स करते हैं। सर। बोलो बोलो। सर ये सर अगर मास लॉस होगा तो सर ये सर मास कहाँ जाएगा? मास लॉस नहीं होता है, कहाँ मास लॉस हुआ? मास लॉस नहीं हुआ, एनर्जी का लॉस हुआ। वो सर रिड्यूस्ड मास बोले। नहीं, रिड्यूस्ड मास एक अलग से फिजिकल क्वांटिटी है जो कंपैरिजन के लिए आया हुआ है। वो कोई वो जो है ना, वो एक हाइपोथेटिकल मास है, तो हम जस्ट कंपैरिजन के लिए रखते हैं ताकि हम काइनेटिक एनर्जी से एक अलग तरीके का फिजिकल क्वांटिटी बना सके। मैंने क्या बोला कि ये जो टर्म लिखा होता है ना, हाफ m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है, इसका हाँ सर। अगर डायमेंशन देखोगे तो इसका डायमेंशन क्या होगा? केजी होगा। हाँ। और इधर जो टर्म आया था उसको छोड़, तो अगर मैं इसको काइनेटिक एनर्जी से कंपेयर करूंगा तो मास की जगह ये टर्म रखा हुआ है। काइनेटिक एनर्जी क्या हाँ होता है? सर। हाफ एम बी स्क्वायर होता है ना। तो मास की जगह ये एक टर्म बैठा हुआ है, जो किससे मिलके बना हुआ है? दो बॉडी के मास से मिलके बना हुआ है। ठीक है, जिसमें क्या है? m1 m2, m1 प्लस m2। इस पर्टिकुलर टर्म को हम रिड्यूस्ड मास के नाम से जानते हैं। पर्टिकुलर टर्म को क्या नाम से जानते हैं? रिड्यूस्ड मास के नाम से जानते हैं। इसका मतलब ये नहीं है ना कि ये वो वैल्यू है जो रिड्यूस हो गई। एक्चुअली क्या हो रहा है? एनर्जी रिड्यूस हो रहा है। तो दैट रिड्यूस्ड एनर्जी इज कोरस्पॉन्डिंग टू व्हाट मास? दैट इज नोन एज रिड्यूस्ड मास। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। एनर्जी क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। तो एनर्जी रिड्यूस हो रहा है, हम अगर उसको कंपेयर करना चाहते हैं कि ये जो एनर्जी रिड्यूस हुआ है ना, ये किस मास के कोरस्पॉन्डिंग हुआ है, तो जो मास की वैल्यू आती है वो किसके बराबर होती है? m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। और इस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? रिड्यूस्ड मास बोलते हैं। तो सर अब ऐसा ये है, सर मत समझ। एनर्जी बोलो बोलो। लॉस सर कहाँ यूज होती है? एनर्जी लॉस में भी शेप चेंज करने में यूज हो जाएगा। ठीक है, जैसे दो बॉल चिपकते हैं तो देखते हैं उनका शेप चेंज हो जाता है। जैसे दो फुटबॉल तुमने मारा, दोनों एक दूसरे से चिपक गए, तो दोनों का शेप क्या होगा? चेंज हो जाएगा। शेप चेंज करने में वो एनर्जी यूज हो जाएगी। बताया तो था कि जब भी कोलिजन होता है तो उसमें लॉस जो होता है वो डिफॉर्मेशन के चलते होता है। अगर शेप चेंज हो गया तो उसके चलते लॉस होता है। एक बच्चे ने बोला भी था, सर अगर हीट प्रोड्यूस हो रहा है या साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, इन सारी चीजें में भी लॉस होगा, लेकिन जो डिफॉर्मेशन में लॉस होगा वो सबसे हाईएस्ट होगा। इसलिए मोस्ट ऑफ द केसेस कोलिजन के केस में जब भी लॉस की बात करी जाती है तो वो लॉस हम समझते हैं कि जो भी ये है तुम्हारा शेप चेंज करने के चलते हुआ। आ रही बात समझ में? होता क्या है कि हाँ सर। कोलिजन का मैंने दो पार्ट भी समझा दिया कि बॉडी जब कोलाइड करती है तो दो पार्ट बनता है। ड्यूरिंग कोलिजन दो चीजें होती है। एक बार बॉडी क्या करता है? अपने शेप को डिफॉर्म करता है। ठीक है, जब कोलाइड हुआ तो दोनों का शेप डिफॉर्म हुआ हाफ पोर्शन में। आधे पोर्शन में क्या होगा? दोनों अपना अपना शेप रिगेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और अगर 100% अपना शेप रिगेन कर लिए तो उसको बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। और अगर रिगेन नहीं करा शेप तो वैसे कोलिजन को क्या बोलते हैं? इन इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। और उसमें भी एक प्रॉपर केस है, उसमें एक इंपॉर्टेंट केस है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिक कोलिजन प्लास्टिक बोलते हैं। और कॉलिजन। इन दैट प्लास्टिक कोलिजन बॉडी का शेप तो चेंज होगा ही, साथ ही साथ वो दोनों एक दूसरे से स्टिक कर जाएंगे। ठीक कर समझ में जाएगा। आ रही है? अच्छा। हाँ। हाँ सर। और कुछ? तो ये रिड्यूस मास ये मत समझ लो कि सर इतना मास रिड्यूस हो गया क्या। नहीं, रिड्यूस नहीं हुआ, ये एक नया हम फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि जस्ट हम इसको कंपेयर कर सके काइनेटिक एनर्जी से। समझ में आ गया?
और किसी कोई दिक्कत? आगे हटा दे, मिटा दे इसको। हाँ सर। यस सर। लिखना है प्रॉब्लम। लिखना। A bullet sticks to a bob after collision. A bullet sticks to the bob after collision. To the bob after collision. Then find up height up to which. Then find height up to which. Then find height up to which. Sir, a bullet stick to the Bullet stick to the bob. B-O-B. अभी डायग्राम ड्रॉ करेंगे. Bob after collision. Then find height up to which. Then find height up to which both will rise. Then find height up to which both will rise after the collision. After collision. समझो, डायग्राम दे रहा हूं. कह रहा है कि एक पेंडुलम है जिसका मास है 1 kg और एक बुलेट है जिसका मास है 1 ग्राम. ठीक है, 1 ग्राम बहुत कम हो गया, 10 ग्राम ले लो. 10 ग्राम. ये u वेलोसिटी से चल रहा है एंड u इज इक्वल टू लेट इट बी 500 मीटर पर सेकेंड और जाकर के इसको हिट कर रहा है. ठीक है, हिट करके इसी में स्टिक कर जा रहा है. ठीक है, स्टिक करने के बाद ये दोनों एक साथ राइज करेंगे. तो राइज करेंगे तो कितना हाइट का राइज होगा वो तुम्हें बताना है. अब ये राइज क्यों करेगा ना, ये इधर की तरफ मोशन क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये धागे से बंधा हुआ है. तो जब दोनों एक साथ मोशन करेंगे ना आफ्टर कोलिजन, तो सर्कुलर पाथ पे चले जाएंगे. मतलब ये पहले यहाँ थे, अब उठ करके सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा, यहाँ चला जाएगा. तो तुमसे वही पूछ रहा है कि हाइट में कितने का राइज हुआ. दिस हाइट, ये तुमको बताना है. क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ सर. पहले तो ये समझना है कि ये अब सीधा मोशन क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये बंधा हुआ है. ये पेंडुलम है. पेंडुलम अब ऐसा थोड़ा कि ये बुलेट इसमें मारा, ये सीधा नहीं जा रहा. ये कैसे जाएगा, ऐसे मोशन करेगा, सर्कुलर पाथ पे मोशन करेगा. ठीक है, क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? अब देखो इसमें क्या है ना, थोड़ा सा कंसेप्ट यूज होगा एनर्जी कंजर्वेशन का. अब एनर्जी कंजर्वेशन ऐसा नहीं कि मैंने नहीं पढ़ाया तो तुमको नहीं पता होगा, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन 10th क्लास में भी पढ़ना होता है. वर्क एनर्जी पावर में थोड़ा सा एनर्जी कंजर्वेशन बताते हैं. और जिसने 12 जो भी जितने भी जो बच्चे 12 पास आउट है उन्होंने तो पढ़ा ही होगा. मैं भी अभी पढ़ाऊंगा, इस चैप्टर खत्म होने के बाद ही हमारा वर्क पावर एनर्जी स्टार्ट होगा. उसका थोड़ा सा यहाँ पे कंसेप्ट यूज होगा. लेकिन उससे पहले वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगाने से पहले यहाँ पे किसका कंसेप्ट है, कोलिजन का कंसेप्ट है. सारी बात समझ में? तो उस कोलिजन के कंसेप्ट को यूज करके हम क्या पता करेंगे पहले कि आफ्टर कोलिजन ये दोनों कितने की वेलोसिटी गेन कर रहे हैं, और को लेकर के ये दोनों राइज करेंगे और वहां से मैक्सिमम हाइट अचीव करेंगे. आ रही बात समझ में? हाँ सर. चलो, तो देख रहे हैं कोलिजन तक क्या हो रहा है. जैसे कोलिजन के पहले का अगर मोमेंटम देखोगे, कोलिजन से पहले का मोमेंटम देखोगे तो ये तो रेस्ट में है, ये चल रहा है. तो अगर इसका सॉल्यूशन करते हो तो सबसे पहले अगर तुम मोमेंटम कंजर्वेशन करोगे फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या लिखोगे, m1. मान लो ये m1 है, तो ये 10/1000 इंटू 500 प्लस ये तो रेस्ट में है 1 इंटू क्या लिख सर सकते 10 हो, मीटर. 0. 10 मीटर से राइज हो रहा है. चलो एक का आंसर आया 10 मीटर, बाकी का भी देखते हैं. और ये होगा तुम्हारा 0.1 या 0.01 आएगा. ये 0.01 प्लस 1 इंटू भी इतने के बराबर होगा. ठीक है, तो अगर यहाँ से वेलोसिटी निकालते हो ना, अगर यहाँ से वेलोसिटी निकालोगे, v की वैल्यू जो होगी, v की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है.
v will be approximately how much, यहाँ से कैलकुलेट। अब देखो ये जो टर्म है ना, ये 1 प्लस 0, ये 0.01 है, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। ये जो टर्म है ना, ये अप्रोक्सीमेटली इसके रेस्पेक्ट में बहुत ही छोटा है। अगर बहुत छोटा नहीं होता तो अब हम नेग्लेक्ट नहीं करते हैं। यहाँ पे टर्म जो है ना बहुत छोटा है, तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। ये 1 है तुम्हारा, ठीक है। सर 125 मीटर, कितना कितना 125। 125 मीटर कैसे कैलकुलेट करो, चलो मैं देखता हूँ। वेलोसिटी, वेलोसिटी निकालो कितना आया यहाँ से। वेलोसिटी अगर सिंप्लीफाई करोगे इट विल कम एज v is equal to 5 मीटर पर सेकेंड। इतना आया वेलोसिटी, हाँ सर यही आया है। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये वेलोसिटी है। अब Yes, sir. होगा क्या ना, कोलिजन के बाद ये जाकर के इसमें स्टिक कर गया, कोलिजन के बाद ये जाकर के इसमें स्टिक कर गया। अब ये दोनों एक साथ राइज करेंगे, दोनों एक साथ क्या करेंगे, राइज करेंगे। तो समझो जब ये स्टिक, ये जब जाकर के इसको हिट करा, दोनों के पास क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई। इसके पास क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई। और उस काइनेटिक एनर्जी को लेकर के वो मूव करेगा, लेकिन जब मूव करेगा ना सर्कुलर पाथ में करेगा, हाइट मैक्सिमम हाइट कहने का मतलब है कितना ऊपर जाएगा। तो जब तक उसके पास वेलोसिटी रहेगी तब तक वो ऊपर जाते रहेगा। यानी अगर यहाँ पे एनर्जी देखोगे, अब हमारा काम है एनर्जी कंजर्वेशन का। यहाँ पे एनर्जी देखोगे तो यहाँ पे एनर्जी होगा हाफ इस सिस्टम का मास m इंटू वी स्क्वायर। इस पॉइंट पे जो एनर्जी होगा वो कितना होगा, अगर यहीं पे तुम रेफरेंस लोगे तो यहाँ पे तुम्हारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 है अभी यहाँ पे, तो एनर्जी जो होगा हाफ mv² होगा। इतना समझ में आ रहा है। और चूंकि बुलेट का मास नेग्लिजिबल है तो यू कैन राइट इट एज 1/2 इंटू 1 इंटू 25 लिख सकते हो। बोलो सर ये इवन जो आपने लिखा है सर वो सर 25 क्या होगा? 5 का स्क्वायर। हाँ ये इवन क्या पूछ रहे थे। सर ये इवन में ये बुलेट का मास नहीं कंसीडर कर रहे हैं इवन आप। में, इवन में बुलेट का मास है लेकिन बहुत छोटा है, देख लो 1.01 या 1 लिखे, इससे कितना फर्क पड़ेगा। वैसे भी मास का फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मास कैंसिल आउट हो जाएगा। समझना, मैं बताऊंगा कैसे कैंसिल आउट हो जाएगा। मान लो मैं इसको 1.01 ही रख रहा हूँ अभी, ठीक है ठीक है। अब 25 किसी ने पूछा, 25 क्यों आ रहा है, क्योंकि वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड। ओ अच्छा सर, हम यहाँ यू पकड़ रहे थे। यू क्यों लोगे, क्योंकि कोलिजन के बाद मोशन होगा हाँ यस सर, जिसके यस। चलते राइज करेगा। कोलिजन के बाद का जो मोशन होगा ना उसके बाद दोनों राइज करेंगे। समझ में आ रही है। तो इसलिए वेलोसिटी कितना लिया, 5 लिया। अब कब तक मूव करेगा, जब तक ये काइनेटिक एनर्जी 0 ना आ जाए तब तक। और जब देखोगे यहाँ पे, तो जब ये राइज करेगा ना तो ये क्या गेन करेगा, पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा। जब ये ऊपर की तरफ राइज करेगा तो इसके पास कौन सी एनर्जी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी। इतना तो पढ़े हो ना। यस सर, हाँ हाँ सर सर। हाँ। जब हाइट में डिफरेंस आता है तो कौन सी एनर्जी आती है, पोटेंशियल एनर्जी। Potential ठीक है। तो अगर देखोगे तो ये ब्लॉक पहले यहाँ पे था, कितना राइज कर गया, h हाइट से राइज कर गया, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, mgh हो गई। और यहाँ पे जाकर के रुक जाएगा, तभी ये जो हाइट राइज होगा ना ये मैक्सिमम हाइट होगा। अगर उसके पास कुछ भी वेलोसिटी रहेगा उसको लेकर के थोड़ा और ऊपर जाएगा, थोड़ा और ऊपर जाएगा। कब रुकेगा, जब वेलोसिटी 0 हो जाए, मतलब इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए, बचे क्या, बस पोटेंशियल एनर्जी बचे। तो देखो ये तुम्हारा हो गया E2। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्या होना चाहिए, E1 बराबर होना चाहिए E2 के, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। E1 की जो वैल्यू होनी चाहिए कोलिजन के बाद, अब चीजें बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बोल दोगे सर एनर्जी कोलिजन जो है वो तो इनएलास्टिक हो रहा है, वहां पे आप एनर्जी क्यों कंजर्व कर रहे हो। नहीं, ये जो मोशन हो रहा है ना ये कोलिजन के बाद का मोशन है। तो कोलिजन के बाद का जो मोशन है उसके आगे तो एनर्जी कांस्टेंट ही रहेगा ना। कोलिजन के पहले की एनर्जी को मैं नहीं बराबर कर रहा हूँ, पहले की एनर्जी से हमने ये निकाल लिया, पहले की एनर्जी हमने यूज ही नहीं करा, वो एनर्जी खत्म हो गया, उसका कुछ पोर्शन खत्म हो गया। इसके पास आगे टोटल एनर्जी कितनी, E1। इस E1 को लेकर के ये ऊपर जाएगा। समझ में आ रही है बात। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। तो E1 E2 के बराबर है। तो देखो मास वही मैं बोल रहा था, कुछ भी मास रखोगे कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 25 है, यहाँ देखो m इंटू जी की वैल्यू कितनी है 10 रख दो, हाइट h निकालना है तो m तो ऐसा ही कैंसिल आउट हो गया। तुम 1 रखो या 1.01 रखो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो सिंप्लीफाइड करोगे कितना होगा, h इज इक्वल टू 25/10
20 मीटर, या फिर इसको लिख सकते हो 5/4 मीटर। समझ में आया? हाँ सर। किसी को कोई कंफ्यूजन? समझ में आ गया? आगे बढ़े? Yes, हाँ sir. सर। हाँ सर। हाँ सर। एक और करते हैं। एक इधर से एक और क्वेश्चन आता है जिसमें स्प्रिंग का कंपैरिजन होता है। कभी कभी तुमसे पूछता है बताओ व्हाट इज द मैक्सिमम कंपैरिजन इन स्प्रिंग। अब समझना थोड़ा सा उस क्वेश्चन के लिए एक थोड़ा सा तुमको बेसिक बता देता हूँ। सर ये वॉल है, हाँ बोलो। सर वो पिछले वाले केस में हमने एनर्जी लॉस पहले एकदम से कैलकुलेट कर लिया, आपने जो फॉर्मूला दिया उसकी वजह से नहीं हुआ, क्यों वो क्यों नहीं हुआ? क्या 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 बोल रहे हो, नहीं समझ में आया, फिर से बोलो। आपने जो वो एनर्जी लॉस का जो फॉर्मूला दिया था ना, हाँ वो फॉर्मूला से एनर्जी लॉस भरकर निकाला, फिर mgh कर दिया उसके इक्वल्स टू, फिर भी नहीं आया। नहीं, एनर्जी लॉस की जरूरत नहीं है, कितनी एनर्जी बची उसकी जरूरत है। जो एनर्जी बचा रहा है ना वो उसको लेकर के ऊपर जाएगा, कितना लॉस हुआ उसको लेकर के नहीं जाएगा, क्योंकि लॉस तो उसके पास है ही नहीं। जब देखो, जब बुलेट चल रहा था ना यहाँ से जब बुलेट चला तो उसके पास कुछ एनर्जी थी E0, हाँ सर। ठीक है। जब जा करके वो हिट करा, यहाँ से हिट करा इसको बॉब को, यहाँ पे E0 एनर्जी नहीं होगी, एनर्जी होगी E1, हाँ ठीक है सर। ना। कुछ पोर्शन यहाँ एनर्जी का लॉस हो गया ड्यू टू कोलिजन, तो वो E0 लेके ऊपर जाएगा या E1 लेकर के ऊपर जाएगा? E1 क्या लेके। लेकर के? E1. E1 लेकर के ऊपर जाएगा, क्योंकि E0 में से कुछ पोर्शन निकल के चला गया, लॉस हो गया ड्यू टू डिफॉर्मेशन, क्योंकि ये जब स्टिक करेगा एनर्जी खत्म होगी उसकी। अब E1 लेकर के वो ऊपर राइज करेगा, तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी और यहाँ पे जो एनर्जी होगी ये दोनों बराबर होगी, ना कि कोलिजन के पहले की जो एनर्जी होगी वो। और लॉस जो होगा वो कैसे निकलेगा? अगर इस सवाल में पूछता है कि कितने का लॉस हुआ एनर्जी का, तो कैसे निकालते हैं? E0 माइनस E1, ये तुम्हारा लॉस है। तो अगर ये लॉस हो गया इसकी जरूरत ही नहीं है, ये तो खत्म ही हो गया, ये तो कुछ काम का नहीं है। समझ में आ Okay. रहा है? हाँ। सर बोलो। सर ये जो आपने किया था वो क्वेश्चन में, वो पेंडुलम का भी एक सर्कुलर पाथ कर सकते हैं? हाँ, पेंडुलम सर्कुलर आर्क पे मोशन करता है। नहीं सर, पूरा सर्कल कंप्लीट कर सकते हैं? पूरा सर्कल इस गिवन क्वेश्चन में? नहीं सर, किसी में वो पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, अभी बचा हुआ सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे इसके बाद, तो उसमें पढ़ाएंगे कि सर्कुलर मोशन में हॉरिजॉन्टल सर्किल होता है हमारे पास, वर्टिकल सर्किल में मोशन होता है, तो वो कब कंप्लीट पाथ में जाएगा, कब कंप्लीट सर्कल नहीं कंप्लीट करेगा, वो भी बचा हुआ है, उसके लिए परेशान मत हो। चलो अभी थोड़ा सा समझते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। देखना, ये एक स्प्रिंग, ये एक मास है जो v वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है। कभी कभी कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है जिसमें तुमसे पूछता है कि फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। जैसे ये क्या है, ये जब जाएगा, ये मास जो जाएगा इससे क्या होगा, जाकर के टकराएगा, ठीक है ना। ये क्या करता है, इससे जाकर के टकराता है। ऐसे क्वेश्चन तुमको वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में भी बहुत ज्यादा मिलेगा, वर्क एनर्जी का जो चैप्टर है उसमें भी बहुत ज्यादा मिलेगा। अभी जस्ट थोड़ा सा जरूरत है इसलिए बता रहा हूँ। ये जो मास है इसको जाकर के हिट करेगा और क्या करना शुरू करेगा, कंप्रेस करना शुरू करेगा। कब तक कंप्रेस करेगा, कोई आइडिया है? कब तक कंप्रेस करेगा? जब तक सर दूसरा एंड पे वेलोसिटी ना हो जाए। जब वेलोसिटी तक ना हो जाए। जब तक इस एंड और इस एंड की वेलोसिटी जीरो ना हो जाए। कंप्रेशन करने का एक थोड़ा सा वो होता है, मैं बता रहा हूँ कि ये तब तक कंप्रेस करेगा ना जब तक इस एंड और इस एंड की वेलोसिटी जीरो ना। जब समझो ये एंड तो फिक्स है, यहाँ पे ये एंड क्या है, ये फिक्स है, ये तो ऐसे भी नहीं चल रहा। ये जाकर के इसको हिट करेगा ना तो ये चलना शुरू करेगा, चलते गया दबते गया दबते गया, जैसे ही इसकी वेलोसिटी खत्म हो गई ये रुक जाएगा। इसके पास जो वेलोसिटी एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी खत्म हो रहा है, स्प्रिंग को वो दे रहा है, तो जाते 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 कुछ देर बाद क्या होगा, ये रुक जाएगा। जब ये रुक गया तो ये दूसरा एंड भी रुक गया। आ रही बात समझ में? हाँ तो सर। यहाँ पे समझना, इस केस में समझना सिंपल है, क्योंकि तुमको पता ही है कि ये जाएगा, ब्लॉक अगर रुक गया तो वही स्प्रिंग का मैक्सिमम कंप्रेशन का सिचुएशन होगा। तो वो जो सिचुएशन है ना, मैं थोड़ा उल्टे तरीके से बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि इस स्प्रिंग में जो कंप्रेशन होता है ना वो मैक्सिमम तब होता है जब इस एंड की वेलोसिटी और इस एंड की वेलोसिटी सेम हो जाए। आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ पे ये एंड रेस्ट में है,
जब तक ये एंड रेस्ट में नहीं आएगा तब तक कंप्रेशन होते रहेगा, और ये एंड रेस्ट में कब आएगा? जब इस मास की वेलोसिटी 0 हो जाए। समझ में आ रहा है ये बात? अब इसको दूसरे तरीके से अगर देखते हो, समझना क्या बोल रहा हूं मैं। कभी कभी ऐसे सवाल दे देता है कि दोनों एंड पे जो मासेस है, ये m1 और ये m2, अब ये दोनों एंड मूव कर सकता है। ये एंड है और ये एंड, दोनों किससे कनेक्टेड है? मास m से कनेक्टेड है। ये चल रहा है v1 से और ये चल रहा है v2 से। ऐसे प्रॉब्लम में अगर पूछता है कि बताओ कंप्रेशन जो होगा स्प्रिंग में वो कब मैक्सिमम होगा, ठीक है, तो कैसे समझेंगे ऐसे क्वेश्चन में? कैसे कंप्रेशन को वेलोसिटी सेम होगा। वेलोसिटी इस एंड का और इस एंड का वेलोसिटी सेम हो जाए, मतलब अगर ये भी v से चलने लगे और ये भी v से चलने लगे, मतलब इस एंड की जितनी वेलोसिटी है और इस एंड की जितनी वेलोसिटी है वो जैसे ही सेम हो जाए, क्या होगा? कंप्रेशन मैक्सिमम होगा। या दूसरे तरीके से बोल सकते हो कि जब तक दोनों एंड जो है उसकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 ना हो जाए, दोनों एंड की रिलेटिव वेलोसिटी जब तक 0 नहीं होती है तब तक कंप्रेशन होता है। जैसे ही दोनों एंड का रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो गया, कंप्रेशन क्या हो जाता है? रुक जाता है, एंड दैट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन। समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन किसी को? ये चीज समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? हाँ बोलो। हाँ सर। सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए ना। पर और हाँ, एक बार और, चलो समझो। ये वाला पोर्शन समझ में आया? ये वाला पोर्शन समझ में आया? ये कब तक कंप्रेस करेगा? जब तक ये ब्लॉक जा करके इधर रुक ना जाए। ब्लॉक जाएगा, यहाँ कुछ देर के लिए रुकेगा, दैट विल बी द केस ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन। सर इसका मतलब सर ब्लॉक का जब काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा। इस केस में कह सकते हैं कि जब ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया तो कंप्रेशन मैक्सिमम होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर v रिलेटिव निकालना है ना तुमको, जैसे ही v रिलेटिव 0 हो जाता है दोनों एंड का, इन दैट केस जो कंप्रेशन होगा दैट इज मैक्सिमम। हमें ये दिमाग में रखना है कि दोनों एंड का जब रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाए तो कंप्रेशन क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। तो जब एक एंड फिक्स कर देते हैं ना, स्प्रिंग का एक एंड फिक्स कर देते हैं, तो मैक्सिमम कंप्रेशन होने के लिए यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। 0। समझ में आई बात? ठीक है, यहाँ भी हाँ वेलोसिटी सर। 0 होनी चाहिए। अब यहाँ की वेलोसिटी 0 कब होगी? जब ये ब्लॉक रुक जाए। ये इधर चल रहा है, रुक गया, वेलोसिटी 0 हो गई, इस ये भी एंड रुक गया, और ऑन दैट पॉइंट कंप्रेशन विल बी मैक्सिमम। अब इस दोनों ब्लॉक का समझते हैं। ये दोनों ब्लॉक से हमने स्प्रिंग कनेक्ट करके रखा है। क्या कनेक्ट करके रखा है? स्प्रिंग कनेक्ट करके रखा। अब ये भी मूव कर सकता है, अब ये भी मूव कर सकता है, दोनों चल रहे हैं। अब इस केस में तुमसे पूछ रहा हूँ, बताओ व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग? कैसे निकालेंगे? उसको निकालने का वही सेम कंडीशन होता है, व्हेन v रिलेटिव इज 0। v रिलेटिव मतलब इस एंड का और इस एंड का जो भी वेलोसिटी है वो सेम हो जाए, मतलब दोनों ब्लॉक अगर सेम वेलोसिटी से चलने लगा। अब देखो यहाँ पे ऐसे नहीं बोल सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक इज 0। क्या 0 हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी ये v वेलोसिटी से चल रहा है। क्या काइनेटिक एनर्जी 0 हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि ये भी v वेलोसिटी से चल रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी के रेस्पेक्ट में कभी नहीं देखेंगे। वो हो भी सकता है 0 अगर दूसरा एंड फिक्स हो, तो वो नहीं भी हो सकता है 0 अगर दोनों एंड मूव कर रहे हो। तो हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए? दोनों एंड का रिलेटिव वेलोसिटी 0 होना चाहिए। जब भी रिलेटिव वेलोसिटी 0, कंप्रेशन क्या होगा? मैक्सिमम होगा। समझ में आ गया? यस सर। कोई कंफ्यूजन किसी को? बोलो। नो सर। चलो नहीं सर। बढ़िया, फिर समझते हैं। लिखना लिखना इफ ब्लॉक ए कोलाइड्स प्रॉब्लम है। हाँ, क्वेश्चन है, क्वेश्चन। इफ ब्लॉक ए कोलाइड्स if block A collides with block B elastically with block B elastically with block B elastically full stop. Initially
block B and C, initially block B and C are at rest. Initially The block B, initially block B and C, डायग्राम ड्रॉ करेंगे अभी. Initially block B and C are at rest. Block B and C are at rest. Are at rest. Then find maximum compression in the spring. Then find maximum compression in the spring. Maximum compression in the spring during the further motion. During the further motion. क्वेश्चन में डायग्राम ड्रॉ करने के बाद एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा. ये ब्लॉक है, स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ. ए जो है ये चल रहा है, इनिशियली बी एंड सी रेस्ट पे है. ए जाकर के बी को हिट कर रहा है और जो कोलिजन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, एलास्टिकली हो रहा है. तो कोलिजन के बाद क्या होगा, बी चलने लगेगा. ठीक है, तुमसे पूछ रहा है कि अगर बी चलने लगा तो क्या होगा, कि इस स्प्रिंग में कंप्रेशन होगा. तो तुम्हें बताना है कि कंप्रेशन जो होगा वो मैक्सिमम कितना होगा. सर u into root over m by k. U इंटू रूट ओवर एम बाई के. एक आंसर आया x की वैल्यू, ये कंप्रेशन है. और बाकी लोगों का भी वेट करेंगे. सर u into root over m by 2k. m बाई नीचे 2 के. बंद कर दो, गाना बज रहा है तुम्हारे तरफ. चलो समझते हैं, बाकी लोग कर रहे हैं अभी. सर u into root over of m by u k. into root over of m by k. सर m by u k. into root over of m by k. अच्छा चलो ठीक है, बस एक का शायद डिफरेंस आया, अलग आया वो. अब देखो क्या हो रहा है, ये जो ब्लॉक है इसको जाके हिट करा. जो ब्लॉक है ये जाकर के क्या करा, इसको हिट करा. जब हिट करेगा ना, अब देखो कोलिजन कैसा हो रहा है, इलास्टिक हो रहा है. मासेस क्या है, आइडेंटिकल है कि नहीं. तो ये जो ब्लॉक है ना, ये वेलोसिटी अपनी इंटरचेंज हो वेलोसिटी जाएगा. इंटरचेंज कर देगा. मतलब बी के पास कोलिजन के जस्ट बाद बी के पास कितनी की वेलोसिटी आ जाएगी, यू की वेलोसिटी आ जाएगी. और ये तो रुका हुआ था. अब देखो जैसे इसको यू मिलेगा ना, तो ये चलना शुरू कर दिया, साथ ही साथ ये भी चलना शुरू करेगी, क्योंकि अब यहाँ कंप्रेशन होगा. ठीक है ना, अभी क्या होगा, यहाँ पे कंप्रेशन होगा. तो ये जैसे ही चलना शुरू करेगा, वो बी सी को भी धक्का देगा और सी चलने लगेगा. और हमें पता करना है कि जब फर्दर मोशन स्टार्ट हो गया तो उसमें कौन सा ऐसा कंडीशन है जहां पे तुम्हारा जो कंप्रेशन है वो मैक्सिमम है. आ रही बात समझ में, बोलो कोई दिक्कत. हाँ सर. Yes sir. देखो, अब क्या होगा, मान लो मैक्सिमम कंप्रेशन के लिए मैंने बताया कि मैक्सिमम कंप्रेशन के लिए दोनों की जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी. जैसे ये पार्टिकल Yes, इसको sir. हिट करा, इसके पास इसको कितनी वेलोसिटी मिल गई, यू मिल गई. लेकिन इसके पास कितनी वेलोसिटी है, 0 है ना. ये आकर के इसको हिट करा, इसको यू मिल गया, लेकिन इसके पास 0 था. अब ये यू के चलते ये इसको इधर धक्का दे रहा है, तो ये भी चलना शुरू कर देगा. अब जब चलना शुरू कर देगा ना, तो चलते 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 अब ये वेलोसिटी घटेगी. इसका जो स्पीड है वो क्या होगा, घटेगा. इसका जो स्पीड होगा क्या होगा, बढ़ेगा ग्रेजुअली.
सारी बात समझ में है। ये स्पीड घट रहा है, ये स्पीड बढ़ रहा है। एक ऐसा इंस्टेंट आएगा जहाँ पे इसका स्पीड और इसका स्पीड क्या हो जाए, बराबर हो जाए। और इन दैट केस जो इसमें कंप्रेशन होगा दैट विल बी मैक्सिमम। नहीं समझ में आया? हाँ सर हाँ समझ सर। में आया। जी कोई है सर। जिसको हवा हाँ सर। हवा नहीं लगा क्या बोलना है? ऐसा कोई है जिसको नहीं समझ में आया क्या बोल रहे हैं अभी तक? समझ में आया ना? चलो अब तुम्हारा सर। काम क्या है ना, अब तुम्हारा सर। काम है ये वेलोसिटी निकालना। तो वेलोसिटी निकाल लो, क्योंकि देखो यहाँ पे जो दो चीजें लगा सकते हो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी पहले थी सिस्टम के पास वही एनर्जी यहाँ भी रहेगी। जितना मोमेंटम पहले था उतना ही मोमेंटम अभी भी रहेगा, क्योंकि कोलिजन वाला जो काम था ना वो अब खत्म हो गया। कोलिजन का बस यहाँ पे उतना ही कंसेप्ट यूज करना था कि ये ए बी से जाकर के अपनी वेलोसिटी एक्सचेंज कर ले रहा। ठीक है, जैसे ही वेलोसिटी एक्सचेंज करेगा अब जो मोशन होगा वो चेंज हो गया। अब स्प्रिंग के साथ मोशन होने लगा। तो स्प्रिंग का जो फर्दर मोशन है वो कुछ इस तरीके का मोशन है कि जब कोलिजन के बाद का जस्ट का सिनेरियो देखोगे तो इसका जो मोमेंटम होगा इट विल बी mu। कोलिजन के जस्ट बाद का इस सिस्टम का मोमेंटम देखोगे तो कितना होगा, इट विल बी m into u। इस सिस्टम की एनर्जी देखोगे, एनर्जी तो कितना होगा, हाफ m u स्क्वायर। हाफ एम स्क्वायर। समझ में आ रहा है? कोलिजन के जस्ट बाद इस सिस्टम का एनर्जी ये, मोमेंटम ये। वो जब कंप्रेशन तुम मैक्सिमम मान रहे हो कि ये मैक्सिमम कंप्रेशन का सिचुएशन है, इस टाइम मान लो कंप्रेशन जो हुआ है एक्स का हुआ है। तो अगर यहाँ पे मोमेंटम देखोगे तो इन दिस केस मोमेंटम ये पी है, pf विल बी 2mv। मोमेंटम कितना होगा, 2mv होगा। और जो एनर्जी होगा इट विल बी हाफ mv स्क्वायर। दोनों मासेस एक साथ चल रहे हैं तो 2 प्लस हाफ kx स्क्वायर होगा। सॉरी इसको E2 कर दो, ये जो E2 इधर समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ? नहीं समझ में आ रहा है? हाँ सर सर समझ आ रहा है। सर वो हाफ तो के यार एक्स स्क्वायर। हाफ kx स्क्वायर है एनर्जी जो स्प्रिंग में स्टोर हुआ। स्प्रिंग के लिए जो एनर्जी स्प्रिंग में स्टोर होता है वो होता है, मतलब अगर स्प्रिंग में कंप्रेशन या एलोंगेशन एक्स से करते हो, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, तो जो एनर्जी स्टोर होता है स्प्रिंग में दैट इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। अब समझो यहाँ क्या हो रहा है ना कि बी को काइनेटिक एनर्जी मिल गई ए से। ठीक है, तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी इसके पास था, ये अपने नेचुरल लेंथ में था, ये तो 0 था। अब जब ये चलना शुरू करेगा ना तो स्प्रिंग कंप्रेस होगा। मतलब ये जो अपनी एनर्जी है ना दो चीजों को सप्लाई कर रहा है, एक तो स्प्रिंग को दे रहा है और साथ ही साथ इस ब्लॉक को भी दे रहा है। और जब दोनों साथ चलने लगे तो एनर्जी किसके किसके पास आ गई, इस ब्लॉक के पास आ गई काइनेटिक एनर्जी, इस ब्लॉक के पास आ गई काइनेटिक एनर्जी, और इस स्प्रिंग के पास आ गया स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल एनर्जी E1 कितना था, हाफ mu स्क्वायर। मोमेंटम कितना था, Pi इज इक्वल टू m इंटू यू, क्योंकि मोमेंटम बस इसी के पास है, ये तो 0 है। फाइनली जब कंप्रेशन जिस पॉइंट पे मैक्सिमम हुआ, एनर्जी विल बी हाफ mv स्क्वायर इंटू 2 क्यों कर रहे हैं, ये दोनों आइडेंटिकल है तो इसका निकाल लो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। और ये तुम्हारा क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग के चलते जो एनर्जी आया दैट विल बी हाफ के एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया? अब तुम्हें यस सर। करना क्या है, तुम्हें करना है कि मोमेंटम इक्वेशन यूज करके, मोमेंटम यहां से यूज करके फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या दिखेगा तुमको, u इज इक्वल टू, या v निकालना है, v इज इक्वल टू कितना होगा, u/2। मतलब अगर ये दोनों u/2 से चलने लगे, केस में कंप्रेशन जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। एंड फ्रॉम COE कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से देखोगे तो क्या होगा, हाफ mu स्क्वायर बराबर होगा हाफ m। अब इस v की जगह पे मैं ये वैल्यू रख सकता हूँ, जो भी तुम्हारा v है उसकी जगह ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ ना ये होगा u/2 होल स्क्वायर इस पूरे का इंटू 2 और प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। यहाँ से तुमको कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ से तुमको कैलकुलेट करना है x। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? यस सर। इसको हटा दे, हाँ सर। ये कर ले, ये हो जाएगा mu स्क्वायर
ये हो जाएगा mu²/2 प्लस इधर बचेगा kx²। हाफ हाफ कैंसिल कर दिए सब जगह से, ये mu² बच गया, इधर 2 बाहर है, यहाँ से 4 बाहर आएगा, तो एक 2 बच जाएगा, इधर kx²। अब इसको जब इधर भेजोगे, इस चीज को जब इधर भेजोगे तो बचेगा kx² = mu²/2। तो x जो बचेगा, k को इधर भेजोगे तो x जो बचेगा u × √m/2k। ये तुम्हारा मैक्सिमम कंप्रेशन है। समझ में आया? हाँ बोलो। सर। हाँ सर, हाँ कोई है सर। कोई है जिसको दिक्कत है कि नहीं? बहुत लोगों का नीचे 2 नहीं आया था, क्यों? सर मैं वो जो multiply- आप 1/4 किए थे ना, वो हमने दो मल्टीप्लाई नहीं किए थे, समझ एक गया। एक का पकड़ रहे थे। अच्छा, एक ही का एनर्जी पकड़ रहे हो कि दूसरा चल रहा है तो उसकी एनर्जी नहीं लोगे? हाँ सर, वहाँ गलती हो गई। चलो कोई ना। कोई है जिसको दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं है कि क्या ही पढ़ा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा कि क्या बता रहे हैं अचानक से। मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, कोई ऐसा नहीं है ना जिसको लग रहा है कि फिजिक्स का क्लास हवा में जा रहा है? एकदम ऐसा समझ में कुछ नहीं आ होता रहा। है कि नहीं, बहुत बहुत सारे लोग होते हैं जिनको नहीं समझ में आता है। सीरीज नहीं देखते हो क्या? मतलब मूवी कभी कभी टाइम वाइम निकाल के 5-10 मिनट हाँ के लिए सर, कुछ कुछ देखते हैं। देखा करो, पता चलता है। अभी देखे हो ना कोटा फैक्ट्री, देख लिए कि नहीं हाँ देखे? सर, किसने किसने देखा? सभी सीजन देखा है। सभी सीजन सर देखे फर्स्ट क्या? सीजन ही हाँ देखा सर, है सर। टेलीग्राम अच्छा, से डाउनलोड करके देखा है यार कौन से क्लास में हो तुम? 11th में। अच्छा, 11 में। चलो कोई ना, पूरा देख लिए, एक ही रात में निपटा दिया क्या? हाँ सर। कोई ना, कुछ कुछ अभी टाइम है, 11th वालों के पास टाइम है, अभी देख सकते हैं। चलो, समझ में आया? तो उसमें बताया होगा ना कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कुछ हवा ही नहीं लगता है क्लास में, बस बैठे रहते हैं। होते हैं सारे हाँ क्लास सर। में ऐसे हाँ बच्चे होते हैं, 2 महीने बाद पता चलता है कि हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, समझ में ही नहीं आया। और ऐसे क्लास में नहीं समझ में आता तो पूछते नहीं है कि शर्म आ रही है, पूछेंगे तो बाकी बच्चे हंसेंगे। ऐसा होता है बहुत सारे बच्चों के साथ। मैं भी जब स्टार्टिंग में पढ़ता था ना, मतलब जब मैं 11-12 में था, तो मुझे भी ऐसे ही फीलिंग आती थी स्टार्टिंग में, जब नया नया कोचिंग ज्वाइन करा। जब पुराना हो गया तो कोई दिक्कत नहीं होती, तब कुछ भी पूछ लो, भले बच्चे हंसे, कोई फर्क नहीं। जो क्योंकि जो हंसता है ना, उसको भी नहीं आता होता है। जिसको आएगा वो नहीं हंसेगा, ठीक है? जिसको नहीं आता है ना, तुम सवाल पूछोगे वो हंस देगा कि अरे यार इसको भी नहीं आता है। वो तुम पे नहीं हंसता, वो अपने आप पे हंस रहा होता है कि यार हमको भी नहीं आता था। ठीक है? तो अगर चीजें समझ में नहीं आए तो पूछ लिया करो कि ये सर ये चीज समझ में नहीं आया, ये वाली चीज समझ में नहीं है, क्लियर कर देंगे। ठीक है ना? वैसे मन में दबा करके रखोगे, चलो बाद में क्लियर कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो टाइम वैसे बाद आता ही नहीं है कभी। ठीक है? तुम लोग का क्लास कब से ऑफलाइन शुरू होने वाला है कि या क्या होने वाला है वो मुझे कुछ आइडिया नहीं है, तो अभी तो ऐसा ही झेलना पड़ेगा। सारे लोग कोलकाता के ही हो कि कोई आउटसाइड कोलकाता का भी है? नहीं सर, गाँव सारे से लोग हो। आउटसाइड कोलकाता। सब गांव से हो? तो हाँ अगर कोचिंग हाँ खुलेगा सर, तो हम फिर भी। सबको आना पड़ेगा। हाँ सर। तुम सर लोगों ने बट हाँ ऑफलाइन सर। ज्यादा सर बेटर। मेरा तो ऑनलाइन ही है। अच्छा, तुम्हारा ऑनलाइन ही है? कोई है जो ऑफलाइन भी है, मतलब ऑफलाइन के लिए भी इन्वॉल्व हुआ है? हाँ सर सर। मेरा हाँ सर, मैं अच्छा, मतलब कुछ कुछ लोग ऑफलाइन वाले भी है और कुछ 100% ऑनलाइन वाले हैं। हाँ सर। चलो कोई ना, देखो वेट करो कब तक खुलता है। 2-3 महीने में, क्या पता 2 महीने में खुल जाए। कोलकाता में सबसे लेट से शायद कोचिंग खुलने वाला है। सर आकाश ने स्टार्ट कर दिया है ऑफलाइन कोचिंग। आकाश ने स्टार्ट भी कर दिया? अभी तो शायद दीदी हाँ बोली सर। थी कि हाँ दशहरा सर, हाँ के सर, बाद। ऑफलाइन आकाश में ऑफलाइन चालू हो गया। दीदी ने परमिशन दे दिया? नहीं पता बट नहीं हो पता गया। सर। नहीं, मैंने कुछ दिन पहले न्यूज देखा था, दीदी बोली कि दशहरे के बाद ओपन करेंगे कोचिंग सारे कॉलेजेस बंद ये। वो तो बोल रहे थे बट आकाश ने कर दिया। सर हमारे ये स्कूल कॉलेज के बिना सब कुछ चल रहा है। हाँ हाँ सर, हाँ। ये बात है। नहीं तो स्कूल कॉलेज के बिना इसलिए चल रहा है ना, क्योंकि बच्चे ट्वीट करने लगते हैं मोदी जी को कि सर हमें नहीं पढ़ना है, अभी कोरोना है, डर लग रहा है। बेचारों को वैक्सीन भी तो नहीं लगा ना अभी, तो क्या ही कर लेंगे।
सर इसलिए बच्चों को अभी, हाँ बच्चों को अभी फील्ड में नहीं भेज सकते ना, वैक्सीन सर, लग जाएगा 12 मैंने- साल से ऊपर वाला। मैंने हाँ। सर 10th क्लास में सर क्लास किया था, अभी 2 ईयर कट गया, स्कूल नहीं ओके। देखा। कोई ना, अभी क्या पता आगे भी 6-7 महीना और लगे। ठीक है। चलो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक बचा है दैट इज ऑब्लिक कोलिजन। अब थोड़ा ऑब्लिक कोलिजन से भी बात कर लेते हैं, टाइम बचा है? हो गया सर। 2:38 हो रहा है। लेट हो गया, कोई ना। थोड़ा ऑब्लिक कोलिजन जैसे हल्का फुल्का थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं, बताया तो वहीं कि ऑब्लिक कोलिजन क्या होता है। ऑब्लिक कोलिजन में क्या होगा, जो वेलोसिटी होगा, मतलब जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वही बता दे रहा हूँ, जो सारी चीजें है। फॉर्मूला जो होगा इसमें कुछ फॉर्मूला भी नहीं होता है, ऑब्लिक कोलिजन में कोई फॉर्मूला नहीं होता, बस कंसेप्ट है। तो बताया ही था कि ऑब्लिक कोलिजन में क्या होगा, जो पार्टिकल का वेलोसिटी होगा बिफोर कोलिजन या आफ्टर कोलिजन, कोई एक ऐसा पार्टिकल होगा जो लाइन ऑफ कोलिजन में नहीं चलेगा, सॉरी लाइन ऑफ कोलिजन जो है उसको फॉलो नहीं करेगा। मे बी एक पार्टिकल भी हो सकता है, दोनों पार्टिकल भी हो सकते हैं। अगर कोई भी एक फॉलो नहीं कर रहा है ना लाइन ऑफ कोलिजन को, तो वैसे कोलिजन को हम क्या बोलेंगे, ऑब्लिक ऑब्लिक कोलिजन कोलिजन। बोलेंगे। ठीक है। और हेड ऑन कोलिजन तो अभी तक देखते ही आ रहे थे। ठीक। अब ऐसा वही जो मेन चीज है वो क्या है, कोई भी एक पार्टिकल, जरूरी नहीं है कि दोनों करें, कोई भी एक पार्टिकल अगर उस सर वो मान लो तो ये लाइन ऑफ, कोलिजन के बिफोर भी ऑब्लिक कोलिजन में पार्टिकल एक लाइन फॉलो नहीं करता था। नहीं जो कोली देखो होता क्या है ना कि मान लो ये दो पार्टिकल है, ठीक है। हाँ दो सर। पार्टिकल पहले एक ये रेस्ट में रखा हुआ था, ये जाकर के इसको हिट करा, हिट करने के बाद ये पार्टिकल इसी पे चल रहा है लेकिन दूसरा पार्टिकल इधर जाने लगा। बहुत सारे सिनेरियो बन सकते हैं कि ये पार्टिकल इधर जाने लगा, ये पार्टिकल इधर जाने लगा। कोलिजन के पहले मे बी दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चल रहे थे, मे बी सेम डायरेक्शन में चल रहे थे, लेकिन कोलिजन के पहले या कोलिजन के बाद कम से कम अगर एक भी पार्टिकल लाइन ऑफ कोलिजन को छोड़ दिया, तो ऐसे कोलिजन को हम क्या बोलेंगे, ऑब्लिक कोलिजन बोलेंगे। आ रही बात समझ में? हाँ ठीक है ना। हाँ तो सर। जब भी ऐसा कुछ कोलिजन होता है तो इसमें ये इतना इजी कोलिजन है ना कि इसको तुम सीधे मोमेंटम इक्वेशन से ही सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि दो इक्वेशन चाहिए। सर, अब ये जो होता है ना इसको 2D में हाँ बोलो। लाइन ऑफ पोजीशन पैक करने का मतलब वो जो पहले से कैसे वो डिफरेंट हो सकता है उसमें कोलिजन करने का? क्या क्या पहले से डिफरेंट? मतलब सर पहले वो दो पार्टिकल जिसमें भी अप्रोच करेगा उसमें डायरेक्शन अलग होता उसमें वो ऑब्लिक कोलिजन कहते हैं। नहीं तुम बोल क्या रहे हो वही मुझे समझ में नहीं आ रहा। बोलो एक बार फिर से ट्राई करो फिर से क्या बोलना की कोशिश करो। सर मैं बोल रहा हूँ सर वो जो पार्टिकल सर आएगा एक ऑब्जेक्ट से अप्रोच करेगा तो उसमें जो कोलिजन आएगा तो उस कोलिजन में लाइन ऑफ कोलिजन के बाहर आ जाएगा, मतलब भी समझ में नहीं आ रहा। लाइन ऑफ कोलिजन के बाहर आ गया, लाइन ऑफ कोलिजन समझ में आया पहले? हाँ सर। हाँ सर। एक एग्जांपल बताया था ना, एक एग्जांपल बताया था कि ये बॉल आकर के इसको हिट कर रहा है, ठीक है। बॉल आकर के जब हिट करा तो लाइन ऑफ कोलिजन क्या है तुम्हारा, ये हाँ है सर। यस सर। लाइन ऑफ कोलिजन ये है। वेलोसिटी किधर है, क्या इस लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग है? नहीं सर। नहीं नहीं है। सर। लाइन नहीं ऑफ सर। कोलिजन के अलोंग है तो नहीं है। अब आगे का जो मोशन होगा मे बी ये इस लाइन के अलोंग भी मोशन कर सकता है। मतलब कोलिजन के बाद अलग अलग सिनेरियो जनरेट होता है कि ये जंप करके ऐसे चला गया, या जंप करके ऐसे चला गया, या जंप करके ऐसे चला गया, ठीक है। तो अगर कोई भी सिनेरियो देखोगे तो इधर से अगर इसका मोशन कोलिजन के बाद अगर ये इधर की तरफ मूव करने लगा, टकराया इधर की तरफ मूव करने लगा, तो भी लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग नहीं है। इधर की तरफ मूव कर रहा है तो भी लाइन ऑफ कोलिजन के नहीं है। इधर के अलोंग अगर मूव कर रहा है तो लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग है, लेकिन जो इनिशियली कोलिजन के पहले की वेलोसिटी थी वो लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग नहीं है, ठीक है। तो भी ये मोशन कैसा रहेगा, मान लो कोलिजन के बाद दो पार्टिकल मूव करने लगे लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग, लेकिन पहले कोलिजन के पहले के चल अगर उनका वेलोसिटी लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग नहीं होगा तो भी उसको हम ऑब्लिक बोलेंगे। दोनों पार्टिकल का वेलोसिटी अगर लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग नहीं होगा तो भी उसको बोलेंगे। एक पार्टिकल का नहीं होगा तो भी बोलेंगे। उसके लिए अलग अलग सिनेरियो जनरेट हो सकता है। आ रही बात समझ में? हाँ सर। हाँ ठीक है। सर। हाँ, तो मतलब कहने का ये है ना कि कोई भी एक पार्टिकल एटलीस्ट वन पार्टिकल अगर लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग वेलोसिटी नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्लिक कोलिजन बोलेंगे। दैट मे बी बिफोर कोलिजन, मे बी आफ्टर कोलिजन, उससे फर्क नहीं पड़ता है। बस फर्क किस चीज से पड़ना चाहिए, वेलोसिटी नॉट अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन।
ऑब्लिक कोलिजन होगा। समझ में आ गया? अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए ना, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुमको 2 डायमेंशनल मोशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अभी क्या होगा, मोशन जो होगा उसको समझने के लिए तुम्हें एक्स और वाई एक्सिस लेना पड़ेगा। मतलब जो मोमेंटम कंजर्व करेंगे वो एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में करना पड़ता है, और वह एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में जब मोमेंटम कंजर्व करते हैं ना, तो वहीं से हमें 2 इक्वेशन मिल जाता है, जो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम मोमेंटम कंजर्वेशन से ही सॉल्व हो जाता है। ऑब्लिक कोलिजन ऐसे दिखता टफ है, लेकिन क्वेश्चन जो होते हैं उसको और आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि मोमेंटम इक्वेशन ही काम कर देता है। मोमेंटम इक्वेशन तुमको क्या दे देगा, 2 इक्वेशन दे देगा, क्योंकि तुम एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करो, वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करो, कंजर्व करोगे काम बन जाएगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो बातें हैं कि कैसे एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करते हैं, और फिर उसका एप्लीकेशन, ऑब्लिक कोलिजन का एक एप्लीकेशन होता है कि अगर किसी वॉल पे एक गेंद को फेंक रहे हो, ठीक है, तो ऐसा होता क्या कि अगर गेंद को ऐसे फेंके तो गेंद उसी पाथ को वापस वापस फॉलो करके आया, ऐसा नहीं होता है। गेंद फेंके जाता है, टकरा करके किसी और पाथ को फॉलो करके आता है। या कभी कभी क्या होता है, एंगल पे गेंद फेंकते हो, जैसे ये वॉल है, एंगल पे गेंद फेंकोगे तो इधर मूव करता है। तो ये जो है ये ऑब्लिक कोलिजन है, वॉल के साथ बॉल का ऑब्लिक कोलिजन हुआ। उसमें किस तरीके की वेलोसिटी आएगी, किस तरीके का वेलोसिटी में चेंज होगा। अगर इलास्टिक कोलिजन है तो क्या वेलोसिटी होगा, इन इलास्टिक कोलिजन है तो क्या वेलोसिटी होगा, वो देखेंगे, लेकिन उसके लिए वेट करना पड़ेगा अगले क्लास में। ठीक है, और सर किसी को कोई दिक्कत? बोलो। सर ग्रुप में एक क्वेश्चन भेजा था, 2 क्वेश्चन। ग्रुप में जो क्वेश्चन भेजे थे, चलो देख लेता हूँ। हाँ, क्या क्वेश्चन भेजे थे तुमने? किधर है तुम लोग का ग्रुप? नाम क्या है तुम्हारे ग्रुप का? कोलकाता न्यू ना, सीपी कोलकाता न्यू। हाँ सर। सीपी कोलकाता न्यू में तो यार क्वेश्चन ही नहीं है, तुमको अपने ग्रुप का नाम नहीं पता है। अच्छा सीपी तुम्हारा नेटवर्क ही गायब है। यहाँ तो बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके भेज दिया किसी ने। अच्छा कौन सा, तुम्हारा नाम क्या है, नाम बताना जल्दी। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ, तुम सुमन नाम से जो वो भेजे हो ना, आईटी एडवांस वाले प्रॉब्लम, मल्टीपल हाँ चॉइस सर। लैडर वाला। हाँ हाँ चलो सर, मैं आई बता थी दूं। और एक डी में। ठीक है, देखो लैडर वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। इसमें करना क्या है तुमको, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। लैडर है, मास m दिया हुआ है अगेंस्ट द वॉल, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, इट इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है, एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल कोएफिशिएंट μ1 है, एक जगह μ2 है। द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द वॉल इज n1 एंड दैट ऑफ द इज n2 इफ द लैडर इज अबाउट टू स्लिप देन। चलो समझते हैं, बोर्ड दिख रहा है? हाँ सर। जो नीट वाले हैं बच्चे हैं वो लीव कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ये एक लैडर दिया हुआ है जो एंगल थीटा पे रखा हुआ है। ठीक है, अब देखो इसका जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम में क्या क्या तुमको दिखेगा। इसका वेट नीचे की तरफ mg, ठीक है। यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, डायग्राम में भूल गया तो मैं इसको n1 ले रहा हूँ और इसको n2 ले रहा हूँ। मे भी डायग्राम में उल्टा हो सकता है कि ये n2 हो और ये n1 हो। ठीक है, अब यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन है, समझना यहाँ पे अगर नॉर्मल रिएक्शन है तो इसके चलते इस पॉइंट पे एक फ्रिक्शन आएगा और इस पॉइंट पे एक फ्रिक्शन आएगा। ये जो सीढ़ी है स्लिप करेगा, किधर की तरफ स्लिप करेगा, ऐसे। यहाँ पे दिख रहा है कुछ देर बाद ऐसे हो जाएगा अगर स्लिप करेगा, यानी मोशन जो है ना कैसे हो रहा है, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, तो इस एंड पे जो फ्रिक्शन लगेगा, इस एंड का मोशन हो रहा है नीचे की तरफ, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। यानी यहाँ पे एक फ्रिक्शन लग रहा है, दैट इज F2, और यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है, क्या है वो, इधर। ये मूव कर रहा है इधर की तरफ, तो जो फ्रिक्शन लगेगा वो लगेगा इधर की तरफ, F1। फ्री बॉडी डायग्राम क्लियर है तुमको? हाँ सर। हाँ ठीक सर। है,
तो जैसे ये फ्री बॉडी डायग्राम तुमने बनाया, अब बोल रहा है ना कि ये ऐसा कंडीशन है कि इसके जस्ट बाद स्लिप कर जाएगा। इसके जस्ट बाद क्या करेगा? स्लिपिंग कंडीशन है, मतलब सारे फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करके रखे हुए हैं। जितने भी फोर्सेस यहाँ पे लग रहे हैं वो सारे फोर्सेस एक दूसरे को क्या करके रखे हैं? बैलेंस, मतलब फोर्सेस इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, फोर्सेस इन द वर्टिकल डायरेक्शन, वो सारे क्या है? एक दूसरे को बैलेंस कंडीशन में करके रखे हुए हैं। तो बैलेंस कंडीशन का मतलब होता है, देखो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में लिखा हुआ है, सवाल में लिखा हुआ है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए अबाउट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट फोर्स और नेट टॉर्क क्या होगा? जीरो होगा। तो फोर्स का मैंने तुमको पढ़ा चुका है, फोर्स जो होगा कैसे बैलेंस करेंगे वो पढ़ा चुके हैं। टॉर्क वाला पोर्शन नहीं पढ़ा है, फोर्स वाला पोर्शन समझा दे रहे हैं, टॉर्क वाला समझ लेना जब हम पढ़ेंगे रोटेशन के बारे में। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर वर्टिकल डायरेक्शन में देखोगे, एफ इन वर्टिकल डायरेक्शन कितना होना चाहिए? जीरो। अगर अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हो तो दिस प्लस दिस बराबर किसके होना चाहिए? mg के। मतलब n1 प्लस f2 किसके बराबर होगा? mg के बराबर होगा। और यहां से मिलेगा तुमको ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। समझ में आया? और नॉर्मल रिएक्शन अगर लिखना चाहते हो, ये f2 की वैल्यू अगर लिखोगे तो f2 कितना होगा? n1 प्लस f2 होगा μ2 इंटू n2, ये mg के बराबर, क्योंकि फ्रिक्शन की जो वैल्यू है, अगर यहाँ का फ्रिक्शन कोफिशिएंट m2 है तो इट विल बी μ2 इंटू n2। अब इधर का वैसे ही देखोगे, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट μ1 है तो यहाँ होगा μ1 इंटू n1। जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका अकॉर्डिंग तुम अपना नेमिंग कर सकते हो। और दूसरा इक्वेशन हमें कहाँ से मिलेगा? दूसरा इक्वेशन मिलेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मतलब एफ एच जो है वो भी जीरो है, हॉरिजॉन्टल फोर्स जो भी है वो भी जीरो है। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? ये और ये दोनों फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, यहाँ से तुमको क्या दिखेगा कि F1 जो बराबर है, F1 जो है वो N2 के बराबर होगा, फ्रिक्शन N2 के बराबर होगा। ये दोनों एक दूसरे को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बैलेंस कर रहे हैं। सो ये कितना होगा? μ1 N1 बराबर होगा N2 के। ये तुम्हारा इक्वेशन 1, ये तुम्हारा इक्वेशन 2। यहाँ से इन दोनों इक्वेशन को यूज करके निकाल सकते हो। लेकिन जो क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस का है, मतलब एक से ज्यादा भी ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। अब एक से ज्यादा के लिए तुमको जो टॉर्क बैलेंस करना है वहाँ उसका भी ध्यान रखना होगा। टॉर्क बैलेंस करने के लिए पहले टॉर्क निकालेंगे। किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लोगे वो जीरो होगा, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो होगा, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो होगा, इस पॉइंट के अबाउट भी टॉर्क जीरो होगा। वहां से तीन इक्वेशन जनरेट होगा, उन तीनों इक्वेशन को भी लिख देंगे, फिर ऑप्शन मैच कराएंगे कि विच वन इज करेक्ट। समझ में आ गया? लेकिन अभी टॉर्क के बारे में नहीं पढ़ाया हूँ, रोटेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में अभी नहीं पढ़ाया हूँ। ठीक है ना? सर इसका मतलब सर इसमें सर थीटा का ही लग नहीं रहा। थीटा लगेगा जब टॉर्क पढ़ेंगे। थीटा की जरूरत कब आएगी? जब टॉर्क का यूज होगा। थोड़ा सा बता रहा हूँ, परेशान मत होना, थोड़ा सा टॉर्क के बारे में समझा देता हूँ, समझो। अगर इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालोगे ना, इस पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क निकालोगे, टॉर्क बहुत सारे लोगों को लग रहा है पता भी नहीं होगा, तो होता क्या है कि इस लेंथ की तुमको जरूरत पड़ेगी। जैसे इसके अबाउट टॉर्क निकालोगे तो इस लेंथ की जरूरत पड़ेगी। ये एंगल थीटा है, ये लेंथ अगर एल है, ये वैल्यू क्या होगा? एल कॉस थीटा। वैसे ही इधर का जरूरत पड़ेगा, दिस इज एल साइन थीटा, जब टॉर्क कैलकुलेट करते हैं। तो जब टॉर्क कैलकुलेट करोगे तो इधर एल साइन थीटा में थीटा दिख रहा है, इधर ये एल कॉस थीटा में थीटा दिख रहा है, और एल साइन थीटा में थीटा दिख रहा है। इसलिए जब टॉर्क कंसीडर करेंगे तो थीटा दिखने लगेगा। जो तुमने ऑप्शन में देखा है ना कि किसी किसी ऑप्शन में थीटा भी दिया हुआ है, तो वहां से तुमको टॉर्क वाले जो भी रिजल्ट्स है वो एंगल देंगे। इधर एंगल की जरूरत नहीं है क्योंकि इधर कंपोनेंट लेने का जरूरत नहीं है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सारी चीजें इजिली बैलेंस हो जाएगी। समझ में आया? सिंप्लीफाई करो तो हो जाएगा। टॉर्क जब हाँ सर। जब रोटेशन पढ़ेंगे एक बार मैं और इसको रिकॉल कर दूंगा, हो जाएगा। और क्या है तुम्हारा सवाल दूसरा? ये कौन से चैप्टर में तुमको मिल रहा है ऐसा? कौन सा चैप्टर सॉल्व कर दिया तुमने? हेलो, रोलर इज मेड हाँ बाय। सर, वो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन। अच्छा, न्यूटन्स लॉ में ऐसा सवाल दिया हुआ है। ये पिछला वाला भी उसी में था। वो जनरली होता क्या है ना कि फ्रिक्शन दिखता है तो लोग दे देते हैं क्योंकि अदर टॉपिक नहीं सोचते हैं। अब इसमें ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें तो कंसेप्ट जो होता है वही सेम चीज यूज होगा, क्योंकि रोलर है मेड बाय ज्वाइनिंग टू कोन्स टुगेदर, दो कोन को ज्वाइन किया, देयर वर्टिसेस ओ, इट इज केप्ट ऑन टू रेल्स ए बी एंड सी डी
which is placed asymmetrically, ठीक है, its axis is perpendicular to CD, axis जो है वो CD के perpendicular है, हाँ ठीक है, it is and its center is O at the it is given a light push so that it start rolling with center O moving parallel to CD in the direction shown in the as it moves roller will tend, जो भी तुम्हारा रोलर है that will tends to turn left, turn right, turn, देख लो इसमें क्या हो रहा है, बोर्ड दिख रहा है? नहीं सर। नहीं सर, बोर्ड नहीं दिख विजिबल रहा? नहीं है। हाँ, अब दिखेगा। दिख रहा है ना? चलो समझते हैं क्या दिया हुआ। कह रहा है 2 रेल दिया हुआ और इस 2 रेल पे एक कोन रखा हुआ है, एक कोनिकल रोलर रखा हुआ है कुछ इस तरीके का, ठीक है ना? अब इसको जब पुश करोगे, इसको जब धक्का दोगे, इसका जो एक्सिस है ये इस पे परपेंडिकुलर है, इसको जब धक्का दोगे ना तो पूछ रहा है ये किधर की तरफ टर्न होगा। जब इसको धक्का देंगे, हल्का सा धक्का देंगे तो ये किधर की तरफ टर्न होगा, इधर की तरफ या इधर की तरफ? सोचो। सर इसका मतलब क्या है? नहीं, ये ऐसे रेल रखा हुआ है इस तरीके का, ये रेल है, एक इसमें ऐसे टिल्ट करके रखा हुआ है, टिल्ट टिल्ट, समझ में आ रहा है? और ऐसे टिल्ट कर दिया है और इसके ऊपर ना ऐसा कोनिकल रोलर रख दिया, कोनिकल रोलर समझते हो, 2 कोन को ज्वाइन हाँ करके सर। ऐसे रख दिया और उसको ऐसे धक्का दे दिया, हल्का सा पुश कर दिया इस पे, तो जो इसका मोशन होगा टर्न करने का वो किधर की तरफ होगा वो पूछ रहा है। मतलब लेफ्ट टर्न होगा, राइट टर्न होगा, और भी 2-3 ऑप्शन है वो तुमसे पूछ रहा है, ठीक है? ये जो ये है ना, ये एक्सपेरिमेंट करके तुम समझ सकते हो। क्या करना, 2 रेल रख लेना, एक इसमें घुमा लेना और उस पे एक रोलर रोल कर देना, वो तुमको समझ में आ जाएगा किधर की तरफ इसका मोशन होगा, ठीक है? इसमें जो है थोड़ा सा कंसेप्ट है और भी बहुत सारा चीज वो एक्सप्लेन कर देंगे, ये भी समझ में आ जाएगा ये किस तरीके का मोशन होता है, ठीक है? न्यूटन लॉ में अगर ये सवाल दिया है ना तो वो होता है ना कभी कभी कि जो क्वेश्चन कुछ कुछ होते हैं ऐसे जो एक साथ 3-4 टॉपिक से मिलके बने होते हैं, उसको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में घुसा दे। जैसे वो जो क्वेश्चन था ना वो बिना रोटेशन पढ़े तुमसे नहीं हो पाएगा, इसमें भी कुछ कुछ कंसेप्ट है वो समझा दूंगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है? आगे ओके बात सर। करिए। ग्राफ वाला क्वेश्चन, ग्राफ ग्राफ वाला वाला क्वेश्चन रुक जा, ग्राफ वाला भी देख लेता हूँ। ग्राफ वाला क्या सवाल था? ग्राफ वाला किसी ने नहीं करा क्या? मुझे तो लगा किसी ने कर दिया। अच्छा, ये ग्राफ वाला सवाल जो है इसमें फोर्स दिया हुआ है, तुमसे पूछ क्या रहा, स्पीड पूछ रहा। फोर्स को मास से डिवाइड करोगे क्या मिलेगा तुम्हें? एक्सीलरेशन मिलेगा, है कि नहीं? फोर्स को मास से डिवाइड कर दोगे क्या मिलेगा? हाँ। एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन को क्या करने से वेलोसिटी मिलेगा? एक्सीलरेशन को क्या करोगे तो वेलोसिटी मिलेगा? ये टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे फंक्शन देगा एक्सीलरेशन का, समझो फोर्स का कुछ फंक्शन दिया हुआ, समझ लो f समथिंग e टू द पावर कुछ दिया हुआ था, मैंने exactly नहीं देखा। इंडिकेशन करेंगे। एक्सीलरेशन जो होगा इट विल बी f by m, एक्सीलरेशन जो होगा वो क्या होगा? f by m होगा। F by m। एक्सीलरेशन को लिख सकते हैं dv by dt, ये f by m के बराबर होगा। हाँ सर, और जो यस b सर। होगा इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ f by m dt, इसी को इंटीग्रेट करोगे। dt। अब इसको इंटीग्रेट करोगे ना तो एक तुम्हें इक्वेशन दिखेगा और उस इक्वेशन से तुमको ग्राफ को वेरीफाई करना है। सारी बात समझ में? अब देखो दिक्कत ये होता है ना कि जो सवाल भेजता हूँ ना अगर वो मैं नहीं देख पाता हूँ ना पहले, तो यहाँ पे फिर पॉज करके पीछे आगे जाना दिक्कत होने लगता है, समझ में आ रही है? इसलिए मैं बोलता हूँ कि सवाल जो है वो बहुत थोड़ा पहले भेजा करो ताकि मैं देख सकूँ। एक दिन पहले भेजोगे ना तो मैं देख लूंगा, याद रहे, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों ने 10 बजे भेजा, 9 बजे भेजा, 10 बजे मेरा क्लास ही होता है, उसको मैं देख ही नहीं पाता हूँ, इसलिए बार बार वो पीछे आगे जाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, पॉज होगा। फिर अभी इक्वेशन मैंने पढ़ा था लेकिन याद नहीं है, रुक जाओ मैं देख लेता हूँ एक बार। और एक चीज और इसमें दिया हुआ है कि एट टाइम t इक्वल्स टू 0 उसको पुश कर रहे हो, पार्टिकल ऑफ मास इनिशियली क्या है? रेस्ट में है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या है तुम्हारा? 0 है। अब उसके करस्पॉन्डिंग तुमको ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ से जो यहाँ से इंटीग्रेशन के चलते जो इक्वेशन आएगा, रुका हुआ है या चल रहा है स्क्रीन?
चल रहा है? स्क्रीन चल रहा है, स्क्रीन। हाँ सर। ठीक है, तो जो f है ना यहाँ पुट करो, मास से डिवाइड करोगे, इंटीग्रेट करोगे तो एक इक्वेशन आएगा। मान लो कुछ इक्वेशन आया यहाँ पे इस तरीके का, कुछ इक्वेशन यहाँ दिखा। अब उस इक्वेशन से ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे कि कौन सा ग्राफ पॉसिबल होगा। आ रही बात समझ में? हाँ सर। तो एक बार जो जिसको समझ में आ गया प्रॉपर वो एक्सप्लेन करके एक बार ग्रुप में डाल देगा। नहीं डालोगे फिर मैं अच्छे ढंग से इसको नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूंगा, क्योंकि अभी टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया, मैं खाया नहीं हूँ, भूख लगा। ठीक है, चलो बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके सर, थैंक यू सर।